डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने, और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 56। अंबर देर रात गए पुलिस स्टेशन में थी। उसने सारे सबूतों के साथ कियारा के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई, मगर रातों रात अरेस्ट वारंट जारी करने से मना कर दिया, ये कहकर कि महिलाओं को रात में अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। पुलिस की बात सुन चैतन्य अंबर को पुलिस स्टेशन से बाहर ले आया। अंबर पुलिस स्टेशन से बाहर निकली तो उसे विराज का कॉल आ गया। शाम से निकली अंबर को अभी तक घर पर ना देखकर वो परेशान हो गया था। उसने अंबर से पूछने के लिए कॉल लगाया तो नंबर भी बंद आ रहा था। इतनी देर रात गए उसका नंबर देख वो बुरी तरह परेशान हो गया। कम से कम 15-10 कॉल्स के बाद जाकर उसका नंबर लगा। हेलो अंबर, कहाँ हो तुम यार? कब से कॉल लगा रहा हूँ, तुम्हारा नंबर क्यों ऑफ आ रहा है? अंबर के फोन उठाते ही विराज ने सवाल करने शुरू कर दिए। उसके सवाल सुन अंबर गहरी सांस लेते हुए बोली, वीर, मैं बाद में बात करती हूँ, मुझे घर आने में टाइम लगेगा तो तुम आज वहीं रुक जाना। गेस्ट रूम का कमरा खाली है तो तुम वहीं सो जाना। विराज के सवाल सुन उसने जवाब दिया और उसे कोई सवाल करने का मौका दिए बिना फोन काट दिया। अंबर के इस तरह कॉल कट करने की वजह से विराज परेशान हो गया, पर वह ठीक है ये सोचकर इसके चेहरे पर थोड़ा सुकून आ गया। अंबर से बात कर विराज समर के कमरे में आया तो समर सो चुकी थी। उसे सोता देख वह उसके माथे पर किसकर उसे गुड नाइट कहता हुआ बाहर हॉल में आकर बैठ गया। शाम को जो हुआ तो उस बात के बाद विराज बुरी तरह टूट गया था। हालांकि खुद को संभालने की बहुत कोशिश कर रहा था, मगर अंबर के इनकार ने उसकी उम्मीदों को बुरी तरह तोड़ दिया। विराज सोफे पर पीछे को सिर लटकाए आंखें बंद की, मगर बंद आंखों के पीछे दौड़ती यादों ने उसे फिर से जकड़ लिया। वो खुद से ही बड़बड़ा उठा, तुम क्यों मुझे खुद से दूर धकेल रही हो अंबर? क्यों तुम्हें मुझसे प्यार नहीं करना तो ना सही, मगर तुम मुझे अपने से दूर नहीं कर सकती अंबर। विराज की आंखों से गर्म आंसुओं की बूंद उसके हाथों में आ गिरी। अपनी आंखों में आए आंसू देख उसने पोंछने की कोशिश नहीं की। मन में इतना गुबार था कि वह सारा गुबार आंसू के रूप में उसकी आंखों से निकल गया। बहुत देर तक वह खुद से सवाल जवाब करता रहा, मगर जब खुद को कोई तसल्ली नहीं दे सका तो थक हार कर वह वहीं सो गया। तारांकन। शौर्य कियारा के घर पहुंचा तो रात के 2 बज रहे थे। रात के उस वक्त गए कियारा के मॉम डैड सो चुके थे। शौर्य ने घर के सर्वेंट से पूछा तो पता चला कियारा अब तक घर नहीं लौटी थी। उसे इस वक्त तक घर पर ना देखकर शौर्य ने कियारा को कॉल लगा दी। शौर्य के 3-4 कॉल्स के बाद भी कियारा ने फोन नहीं उठाया। कियारा को फोन ना उठाते देख शौर्य खुद पर ही झल्ला उठा। डैम इट कियारा, कहाँ हो तुम? फोन उठाओ प्लीज, पिक अप द कॉल्स, अदरवाइज अपनी हालत की जिम्मेदार तुम खुद होगी। कियारा, मुझे सिर्फ एक बार तुम्हें मुंह से सच जानना है, अगर वाकई में तुम्हारा हाथ इसमें निकला तो मैं खुद तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। शौर्य ने बड़बड़ाते हुए कॉल लगाया तो इस बार कियारा ने फोन रिसीव कर दिया। उसके कॉल रिसीव करते ही शौर्य उस पर बरस गया। कियारा, कहाँ हो तुम और मेरा कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रही हो? मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। अगर अभी के अभी तुम घर पर नहीं लौटी तो इसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। शौर्य का चिल्लाना सुनकर सामने से कोई जवाब नहीं आया, उल्टा कुछ लोगों के बोलने की आवाजें आ रही थी। शौर्य ने चुप होकर ध्यान से बातें सुनी तो पता चला कियारा किसी क्लब में थी और नशे की हालत में शायद उसने गलती से फोन रिसीव कर लिया था। कियारा की इस हरकत से शौर्य का रहा सही कामनेस भी गायब हो गई। उसने तुरंत कियारा की कॉल कट कर तने को कॉल लगा दिया। शौर्य की कॉल देखते ही तने ने कॉल रिसीव कर दिया। वह कॉल रिसीव कर मजाक करते हुए बोला, हेलो बॉस, बताए कैसे याद किया? अभी अभी तो मिलकर गए थे, फिर से याद आ रही है क्या? उसके मजाक का शौर्य ने कोई जवाब नहीं दिया, सीधे से अपनी बात रखते हुए बोला, तने एक नंबर भेज रहा हूँ, मुझे इसकी लोकेशन चाहिए अभी के अभी। पैसे तुझे जितने चाहिए मैं उतने भेज दूंगा, पर मुझे इस नंबर की लोकेशन चाहिए। मेरा कियारा से बात करना जरूरी है। अगर मैंने बात नहीं की थी मुझे चैन नहीं आएगा। मुझे जानना है कि कियारा ने ऐसा क्यों किया। आखिर अंबर के डैड को मारने के पीछे उसका क्या मकसद हो सकता है? शौर्य गंभीर आवाज में बोला। पिछले कुछ घंटों में सच जानने के बाद से उसके मन में कई सवाल चल रहे थे जिनका जवाब उसके पास नहीं था। उसने कई बार कोशिश की कि वह कियारा और अंबर के डैड की मौत के पीछे की वजह तलाश सके, मगर कोई भी वजह उसे समझ ही नहीं आ रही थी। अपने अंदर चल रहे तूफान का कोई भी सल्यूशन ना देख वह कियारा को ढूंढ रहा था, मगर कियारा का तो खुद भी कोई अता पता नहीं था। शौर्य, इतने सबूत तेरे सामने है फिर भी तुझे सच क्यों नहीं मानना? तुझे ऐसा क्यों लगता है कि कियारा इनोसेंट है? ऐसा क्या दिखता है तुझे उस कियारा में कि तुझे मेरे सबूतों पर यकीन नहीं है? शौर्य के बेवकूफ़ी भरे सवाल पर तने भड़क गया।
तने के गुस्से ने शौर्य को खामोश कर दिया। उसके पास उसके सवालों का कोई जवाब नहीं था, और होता भी कैसे। उसकी आंखों में तो कियारा की अच्छाई की पट्टी बंधी हुई थी। उसके आगे अगर कुछ देख पाता तो उसे पता होता कि कियारा की असलियत क्या थी। शौर्य, मुझे नहीं पता तुझे कियारा पर इतना यकीन क्यों है, पर तुझे एक और बात बता रहा हूँ जो मैंने तुझे उस वक्त नहीं बताई जब मैं कियारा की हिस्ट्री निकाल रहा था। मुझे कुछ अजीब सी बात पता चली। कियारा एक नंबर पर बहुत कॉल्स करती है, लगभग हर रोज। पिछले 5 सालों में वह हर दिन उस नंबर पर बात करती है और फिर नंबर को डिलीट कर देती है, और उसकी कॉल हिस्ट्री भी। एक और अजीब बात यह है कि वही एक नंबर जिस पर कियारा हर रोज कॉल करती है वह इंटरनेशनल नंबर है। हालांकि इंटरनेशनल कॉल कोई बड़ी बात नहीं है, मगर एक बात उससे भी अजीब है, और वो ये है कि कियारा जब से तेरी जिंदगी में आई वह तब से ही उस नंबर पर बात कर रही है। उससे पहले उसकी उस नंबर के साथ कोई कॉल हिस्ट्री नहीं है। इसके पीछे की कहानी जो भी है बहुत अजीब है। शौर्य की खामोशी देख तने ने उसे हकीकत बताते हुए कहा। तने के एक और सच ने शौर्य को हैरान कर दिया। आज से पहले उसने कभी कियारा पर शक नहीं किया था, मगर आज तने की बातों ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने सोचने की कोशिश की तो उसे भी एहसास हुआ कि कियारा का यूं उसकी जिंदगी में आना महज इत्तेफाक नहीं था। कियारा तब उसकी जिंदगी में आई जब उसने मानवी को खो दिया था। मानवी को खोने के गम में वह इतना खो गया था कि उसे खुद की भी होश नहीं था। ऐसे में जब कियारा उसकी दोस्त बनकर उसके करीब आई तो शौर्य मना नहीं कर सका। यहाँ तक कि मानवी की मौत की सारी इन्वेस्टिगेशन से लेकर सारे सबूतों तक जुटाने में कियारा उसके साथ ही थी। उसी ने अंबर के खिलाफ सारे सबूत जुटाए और धीरे धीरे उसके मन में अंबर के खिलाफ नफरत का बीज बोती चली गई, और नतीजा ये था कि उसने गुस्से में आकर बदले के लिए अंबर से शादी कर ली। शादी से लेकर पिछले कुछ सालों में बहुत कुछ ऐसी चीजें हुई थी जो अजीब थी, और हर बार उसकी वजह अंबर थी, और हर बार कियारा का उससे इन मामलों में होना एक इत्तेफाक नहीं हो सकता था। अंबर के इनोसेंट होने के ख्याल से शौर्य के जहन में अंबर, मनन सबकी कई बातें घूमने लगी। कितनी बार अंबर ने कहा था कि वह इनोसेंट है, उसने मानवी को नहीं मारा, मगर उसने कभी उसकी बात मानी ही नहीं। और ना जाने कितनी ही बार मनन ने उसे समझाया था, मगर उसके दिमाग में तो कियारा ने इतनी नफरत भर रखी थी कि उसे कुछ दिखा ही नहीं। और आज जब रियलाइज हुआ तो शौर्य के लिए सांस लेना मुश्किल हो गया। शौर्य ने तने से बाद में बात करने को कहकर कॉल कट कर दी। मानवी की मौत की सच झूठ में शौर्य बुरी तरह उलझ गया। उसे कुछ समझ नहीं आया तो उसने गाड़ी स्टार्ट कर बेवजह सड़कों पर दौड़ा दी। करीब आधे 1 घंटे बेवजह चक्कर काटने के बाद गाड़ी जाकर रुकी। गाड़ी को रोककर शौर्य ने अपने आसपास देखा तो खुद को अंबर के अपार्टमेंट के बाहर देख वह खुद भी हैरान रह गया। उसने गाड़ी से बाहर उतरकर अंबर की बिल्डिंग को देखा तो उसके घर की लाइटें ऑफ थी। इतना सब हो जाने के बाद उसके सो जाने के ख्याल से शौर्य इरिटेट हो गया। अंबर घर लौटी तो सुबह हो रही थी। पुलिस स्टेशन से निकलकर वह अपनी कंपनी के लॉयर शशांक से मिलने चली गई। अपने डैड केस में पूरी रात डिस्कस करने के बाद वह घर लौटी तो सुबह हो चुकी थी। अंबर ने जैसे ही अपनी बिल्डिंग के गेट से अंदर एंटर किया तो शौर्य की गाड़ी वहां देखकर वह हैरान रह गई। अंबर शौर्य को वहां देख अंबर का चेहरा नफरत से भर गया, पर जैसे ही वह उसे इग्नोर कर अंदर जाने को हुई, पीछे से गाड़ी का दरवाजा खोलकर शौर्य की आवाज आ गई। मुझे तुमसे बात करनी है अंबर, क्या 2 मिनट हम बात कर सकते हैं? शौर्य सुर्ख सी आवाज में बोला। शौर्य की आवाज सुनकर अंबर पलट गई। अब बात करने को क्या रह गया है मिस्टर ठाकुर? अगर आप यहाँ अपनी सो कॉल्ड फियोसे को बचाने के लिए आए हैं तो भूल जाए, मैं कियारा को किसी भी हाल में नहीं छोड़ूंगी, अंबर गुस्से से बोली। अंबर को गुस्से में देख शौर्य ने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप उसके सामने आकर खड़ा हो गया। मैं यहाँ पर कियारा को बचाने के लिए बात करने नहीं आया हूँ अंबर, मुझे तुमसे कुछ जानना था। अंबर के टॉन्ट पर शौर्य ने धीरे से जवाब दिया। आज शायद पहली बार था जब अंबर का रूड होने पर शौर्य ने गुस्सा नहीं किया था। उसके उस बदले हुए बर्ताव ने अंबर को बुरी तरह हैरान कर दिया। मिस्टर ठाकुर, आपको नहीं लगता आपने बहुत देर तक दी है? आपको जिस भी बारे में बात करनी है, मेरे पास आपके किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए वक्त नहीं है। मुझे आपकी फियोसे को जेल की हवा खिलानी है तो कृपया कर उसके पास जाए, उसे आपकी जरूरत होगी। अंबर शौर्य को जवाब देकर लिफ्ट की तरफ बढ़ गई। अंबर जैसे ही लिफ्ट का बटन प्रेस करने को हुई, पीछे से आती हुई शौर्य की आवाज ने उसे चौंका दिया। अंबर, मानवी की मौत के दिन क्या हुआ था? कैसे हुई थी उसकी मौत? शौर्य के मुंह से इतने सालों बाद मानवी का नाम सुनकर अंबर के चेहरे का सारा रंग उड़ गया। मानवी, वह नाम जो सालों से उनके बीच किसी नासूर की तरह था, आज सालों बाद वही नाम शौर्य की जबान पर था। सालों पहले अंबर ने बहुत कोशिश की शौर्य को सारा सच बताने की, पर उसने कभी सुनी ही थी नहीं, मगर आज खुद उसे अपने घर पर खड़े होकर सवाल करते देख अंबर की आंखें नम हो गई। खुद को संयत कर अंबर ने अपने आंसू पोंछ लिए और बिना मुड़े ही शौर्य को जवाब देते हुए बोली,
मेरे पास आपके किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं है मिस्टर ठाकुर। वो क्या है ना, मैंने लोगों के सवालों का जवाब देना बंद कर दिया है, इसीलिए अपना टाइम मुझ पर जाया मत कीजिए, मुझसे आपको कोई जवाब नहीं मिलेगा। शौर्य को जवाब देकर अंबर सीधे लिफ्ट का बटन प्रेस कर दिया और वहां से चले गई। अंबर को जाते देख शौर्य उसे देखता रह गया, पर आज उसकी बेरुखी, उसकी बदतमीजी के बदले उसने कुछ नहीं कहा, ना ही गुस्सा किया, उल्टा खामोश से अपनी गाड़ी स्टार्ट कर वहां से निकल गया। अंबर कमरे में आई तो विराज को बाहर हॉल में सोए हुए देख चुपके से अपने कमरे में जाकर बंद हो गई। पूरी रात इधर उधर चक्कर लगाकर बुरी तरह थक गई थी, पर ना तो शरीर में दर्द का एहसास हो रहा था, ना आंखों में नींद थी। था तो बस एक गुस्सा, एक नफरत। अपने उसी गुस्से और नफरत को अपने अंदर समेटे अंबर शावर लेने चली गई। अंबर शावर लेकर लौटी तो उसे चैतन्य का कॉल आ गया। अंबर को घर जाने को कहकर वह शशांक के साथ वह सीधे पुलिस स्टेशन के लिए ही निकल गया था। अंबर ने घड़ी को देखा तो उसे याद आया कि वह लोग अब तक तो कियारा को अरेस्ट कर चुके होंगे। हालांकि कियारा को अरेस्ट होते हुए अंबर को खुद देखना था, मगर चैतन्य ने उसे जबरदस्ती घर भेज दिया था, ये कहकर कि वह समर को देख आए। रात भर से उसे वहां ना देखकर समर परेशान होगी, समर का सोचकर अंबर भी मना नहीं कर सकी। हेलो दी। दूसरी तरफ चैतन्य की आवाज गूंजी। चैतन्य, क्या अपडेट है? क्या कियारा अरेस्ट हो गई? चैतन्य के हाई हेलो का जवाब दिए बिना अंबर ने सीधा सा सवाल कर दिया। हाँ दी, कियारा को हम अभी होटल से अरेस्ट कर पुलिस स्टेशन ही ला रहे हैं। मैं आपको यही इन्फॉर्म करने के लिए कॉल कर रहा था कि हमने चार्जशीट फाइल कर दी है और हमारे सबूतों के आधार पर कियारा की बेल भी मिलनी मुश्किल है। आप फिक्र मत कीजिए, कियारा को उसकी सजा मिलकर रहेगी। अंबर का सवाल सुन चैतन्य ने जवाब दिया, जानती हूँ, पर उसे सिर्फ सलाखों के पीछे देखना मेरा मकसद नहीं है चैतन्य। उसने जिस तरह पापा को मारा, मुझे तकलीफ दी है, मुझे उसे भी उसी दर्द में देखना है, उसे भी उसी तरह बर्बाद करना है। एक काम करो चैतन्य, कियारा के अरेस्ट होने की खबर मीडिया में फैला दो। मुझे कियारा के अरेस्ट होने की खबर को सेंसेशन न्यूज बनते हुए देखना है। कियारा की बात से अंबर की आंखों में सारा गुस्सा उतर आया। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी दी, कियारा ऑलरेडी सेंसेशन न्यूज क्रिएट कर ली है, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आप सोशल मीडिया देखोगे तो खुद समझ जाओगे। हालांकि पुलिस इसे दबाने की कोशिश कर रही थी, पर मैंने मीडिया को वीडियो शेयर कर दी थी। चैतन्य की बात पर अंबर ने सोशल मीडिया ओपन करके देखा तो ओपन करते ही पहली हेडलाइन देखकर हैरान रह गई। सामने बड़ी बड़ी हेडलाइंस में लिखा था, फेमस मॉडल एंड फेमस बिजनेसमैन विकास मेहरा की बेटी कियारा मेहरा हुई आपत्तिजनक स्थिति में होटल से अरेस्ट। साथ में नीचे एक वीडियो भी पोस्ट किया हुआ था। अंबर ने वीडियो ओपन करके देखा तो कियारा होटल के बेड पर लेटी हुई थी और में एक लड़का भी था, जिसमें नॉक करने पर पुलिस के लिए दरवाजा खोला। पुलिस को दरवाजे पर देखकर वह जिस हालत में था उसी हालत में भाग गया, जबकि फीमेल पुलिस ऑफिसर कियारा के चेहरे पर पानी डालकर उठा रही थी। उस वीडियो को देखकर अंबर ने फोन बंद कर दिया और चैतन्य को थोड़ी देर बाद मिलने को कहकर वहां से निकल गई। एपिसोड 57। घर से पुलिस स्टेशन आने तक अंबर पूरे रास्ते सवालों में उलझी हुई। उसे अब तक यकीन नहीं हो रहा था कियारा जैसी लड़की शौर्य को चीट कर रही थी, और उससे भी बड़ी बात तो ये थी कि शौर्य ये सच नहीं जानता था। शौर्य के आंखों तले इतना बड़ा गेम खेलना कियारा के लिए नामुमकिन था, और अगर वह जानता था तो फिर क्यों उसका साथ दे रहा था? ये सवाल अंबर को परेशान कर रहा था। अंबर अपने सवालों में उलझी हुई पुलिस स्टेशन पहुंची तो चैतन्य उसे बाहर ही मिल गया। चैतन्य को सामने देखकर अंबर गाड़ी से उतरकर सीधे उसके पास चले गई। अंदर के क्या हाल है चिट्टी? क्या कियारा ने अपना मुंह खोला? अंबर ने सीधे से सवाल किया। उसकी बात पर चैतन्य ने ना में सिर हिला दिया। वह पूरी बात एक्सप्लेन करता हुआ बोला, नहीं अभी नहीं दी, अभी पुलिस पूछताछ कर रही है। उसे अगर कुछ बताती है तो ठीक है, वरना जितने सबूत हमारे पास है उसके आधार पर तो उसे बेल मिलनी मुश्किल है। आज ना सही कभी तो वह अपना मुंह खोलेगी ही। आप फिक्र मत करो, मेरी पहचान के एक पुलिस ऑफिसर से बात हो गई है, उन्होंने पर्सनली कहा है कि वह इस केस को हैंडल करेंगे। अंबर के सवाल पर चैतन्य ने जवाब दिया। चैतन्य के जवाब से अंबर के चेहरे पर एक सुकून से भरी फीकी सी मुस्कुराहट आ गई, पर अचानक ही उसने कुछ सोचते हुए फिर से उससे सवाल कर दिया, क्या उसने बेल कराने की कोशिश नहीं की? अंबर ने शौर्य का नाम अवॉइड करते हुए पूछा। अंबर का अटपटा सा सवाल सुन चैतन्य ने अजीब सा मुंह बनाते हुए उल्टा उसी से पूछ लिया, किसने दी? किसकी बात कर रहे हो आप? आई मीन शौर्य, क्या वह बेल कराने नहीं आया या कियारा के घर वाले? चैतन्य के सीधे से सवाल पर अंबर ने मुश्किल से जवाब दिया। अंबर को शौर्य का नाम ऐसे अवॉइड करते देख चैतन्य के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने हल्का सा मुस्कुराते हुए जवाब दिया,
नहीं दी मिस्टर ठाकुर नहीं आए। वैसे भी आपको लगता है कियारा की सच्चाई जानने के बाद वो उसकी बेल करवाएंगे? बेल तो छोड़ो, मुझे तो लगता है वो उसकी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करेंगे। और रही बात विकास मेहरा की, तो वो बेचारा तो अपनी डूबती कंपनी के स्टॉक संभालने में लगा हुआ। जब से न्यूज वायरल हुई है उसकी कंपनी के स्टॉक प्राइस के रेट आसमान से जमीन पर आ गए हैं। ऊपर से अब तो उसकी डूबती कंपनी को बचाने के लिए मिस्टर ठाकुर भी नहीं है। चैतन्य विकास मेहरा की सिचुएशन इमेजिन करते हुए बोला। पर उसके चेहरे की हंसी देख अंबर ने उसके सिर पर हल्की सी टिप्पणी मार दी। चिट्टे, इतना आसान नहीं है शौर्य को बेवकूफ़ बनाना। तुम्हें लगता है वो कियारा की सच्चाई नहीं जानता होगा? सवाल तो ये है कि आखिर इतना बड़ा सच जानने के बाद भी उसने कियारा से एंगेजमेंट की तो की क्यों? आखिर ऐसी वजह क्या है? शौर्य और कियारा के बारे में सोचकर अंबर का चेहरा गंभीर हो गया। शौर्य क्या प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, यह उसे समझ नहीं आ रहा था। चैतन्य ने अंबर की बात सुनी तो वह हैरान हो गया। वह तुरंत सवाल करता हुआ बोला, आपका क्या मतलब है? आप कह रहे हो कि शौर्य को सारा सच पता था? सच में? उसकी बात पर अंबर ने हाँ में सिर हिला दिया। जितना मैं शौर्य को जानती हूँ उससे मैं इस बात की गारंटी तो दे सकती हूँ कि शौर्य को कियारा के बारे में सच तो पता था, पर सच जानने के बाद भी वह क्यों उसके साथ था ये मुझे समझ नहीं आ रहा। खैर जाने दो, हमें क्या लेना देना। जब तक वह हमारे रास्ते में नहीं आता उसके मामलों में उलझने की हमें जरूरत है। बस उम्मीद है वह हमारे मामले में अपनी टांग ना अड़ाए। कियारा और शौर्य का पास्ट को दरकिनार कर अंबर ने अपना ध्यान फिलहाल के बारे में सोचने पर लगा दिया। फिलहाल उसकी बस यही प्रायोरिटी थी कि कैसे भी करके वह कियारा को उसके गुनाहों की सजा दिलाए। हम आपने सही कहा। खैर अभी चलो अंदर। अब तक कियारा से पूछताछ भी खत्म हो चुकी होगी। एक बार आप उससे मिल लो, देखते तो है आपको देखकर कैसे रिएक्ट करती है। आप उसे इंस्टिगेट करने की कोशिश करना, हो सकता है अपने मुंह से कुछ उगल दे। अंबर की बात पर चैतन्य ने सहमत होते हुए कहा, हम ठीक है चलो अब। चैतन्य की बात पर अंबर ने जवाब दिया और उसका हाथ पकड़े उसे अंदर लेकर चली गई। अंबर अंदर गई तो जैसे ही इन्वेस्टिगेशन रूम का दरवाजा खोला उसके कानों में कियारा के चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। वह इतनी जोर से चिल्ला रही थी कि उसकी आवाज़ें बाहर तक आ रही थी। कियारा की ओवर ड्रामेटिक हालत देख अंबर उसके सामने जाकर बैठ गई। जैसे ही कियारा की नज़र अंबर पर पड़ी वो पागल कुत्ते की तरह चिल्लाने लग गई। वो तो अच्छा था कि उसके हाथों में हथकड़ी लगी हुई थी और बीच में एक ट्रांसपेरेंट जाली थी। अंबर दीवान, यू बिच, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ मेरा तमाशा देखने आए हो? मेरी हालत में हंसने आए हो है ना? तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। बस एक बार शौर्य को आने दो, फिर मैंने तुम्हें सबक नहीं सिखाया तो मेरा नाम भी कियारा नहीं। कियारा पागलों की तरह चिल्ला उठी। उसका चिल्लाना सुन अंबर के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अच्छा ऐसा क्या? तब तो मैं इंतजार करूंगी कियारा, लेकिन तुम बाहर आओगी कैसे? क्योंकि मैं तुम्हें कभी बाहर आने नहीं दूंगी। वैसे जानना नहीं चाहोगी कि तुम्हारे खिलाफ सबूत इकट्ठा करने में मेरी मदद किसने की? चलो गैस करो। अगर तुम सही जवाब दोगी तो मैं तुम्हें एक और राज की बात बताऊंगी। अंबर गुस्से से भरी आंखों से उसकी तरफ देखते हुए कहा। अंबर की बात पर किया सकपका गई। क्या मतलब है तुम्हारा? अंबर दीवान, वही जो तुम समझ रही हो। तुम बिल्कुल सही समझी हो कियारा तुम्हारे सोकॉल्ड फियोसे ने ही मुझे सारे सबूत लाकर दिए। अंबर ने कियारा के जले पर नमक छिड़क दिया। शौर्य का नाम सुनकर कियारा ने यकीन ही नहीं किया। इसे लगा अंबर झूठ बोल रही है। उसकी बात सुनने के बजाय वह उसी पर भड़क गई। नहीं शौर्य, ऐसा नहीं कर सकता, वह ऐसा नहीं कर सकता। तुम झूठ बोलना बंद करो। अंबर दीवान, तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊंगी? मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ़ नहीं हूं कि किसी की बातों पर यकीन कर लूं। तुम बस हम दोनों के बीच गलतफहमी पैदा करना चाहती हो, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। कियारा बुरी तरह हंसने लगी। उसकी हंसी सुनकर अंबर ने अपने फ़ोन से कल रात ली एक फ़ोटो निकाल के उसे दिखा दी। जैसे ही कियारा ने फ़ोटो देखी उसके चेहरे का रंग बुरी तरह उड़ गया। उसका उड़ा हुआ रंग देख अंबर के चेहरे पर सुकून की एक लकीर खींच गई। तुम्हें बहुत गुरूर ना कियारा कि शौर्य तुम्हें बचा लेगा, पर इस बार नहीं कियारा, इस बार तुम्हें कोई नहीं बचाने वाला। अभी तो तुम्हारे बुरे दिनों की शुरुआत हुई है। मैंने अगर तुम्हारी जिंदगी मौत से बदतर ना बना दी तो मेरा नाम अंबर दीवान नहीं। मेरे डैड की मौत का, उनकी हर तकलीफ का तुम्हें हिसाब देना होगा कियारा, पर उससे पहले तुम्हें मुझे बताना होगा कि तुमने मेरे डैड को क्यों मारा? आखिर क्यों कियारा? उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था कि तुमने उनका एक्सीडेंट कर मरने के लिए सड़क पर छोड़ दिया? क्यों? अपने पापा की हालत याद कर अंबर बुरी तरह से हर गई। अंबर को गुस्से में देख कियारा कुछ देर के लिए घबरा सी गई, पर अगले ही पल उसकी चेहरे पर अजीब सी स्माइल आ गई। मैं तुम्हारी बातों में नहीं फंसने वाली अंबर। तुम्हें लगता है मैं सच बता दूंगी? बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी। जब तक शौर्य या डैड नहीं आ जाते मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी। कियारा अजीब सी स्माइल देती हुई बोली, मगर उसकी स्माइल को चंद सेकंड में ही अंबर ने गायब कर दिया।
अच्छा ऐसा क्या लगता है तुमने क्या किया, तुम्हें खुद ही उसकी खबर नहीं है कियारा। ऐसा है तो तुम्हें एक और चीज़ दिखती हूँ, शायद इसके बाद तुम्हारा ये एरोगेंट एटीट्यूड खत्म हो जाए। अंबर ने बड़ी सी स्माइल देते हुए कियारा के आगे वीडियो प्ले कर दिया। कियारा ने वीडियो देखा, वह धड़ाम से जमीन पर जाकर गिर गई। अपनी न्यूज वायरल होते देख वह पागलों की तरह खुद से ही बड़बड़ा उठी। नो नो वे, ऐसा नहीं हो सकता, ये खबर झूठी है, ये खबर सच नहीं है। शौर्य को पता है मैं उससे कितना प्यार करती हूँ। वो मुझे ऐसे नहीं छोड़ेगा, मैं जानती हूँ। कियारा खुद की बातों को रिपीट करने लगी। उसकी ऐसी हालत देख अंबर के चेहरे पर सेटिस्फैक्शन वाली स्माइल आ गई। भले ही कियारा ने मुंह नहीं खोला मगर उसकी ऐसी हालत देख उसे थोड़ा सुकून मिला। फिलहाल के लिए अलविदा कियारा, मैं तुमसे फिर मिलती हूँ, तब तक प्लीज पुलिस स्टेशन की हॉस्पिटैलिटी एंजॉय करो। अंबर मुस्कुराते हुए उसे बाय कर बाहर आ गई। अंबर को जाते देख कियारा चिल्ला गई, अंबर भूलो मत हमारे बीच में क्या बात हुई थी, तुम्हारी अब भी एक कमजोरी मेरे हाथों में है। अच्छा जाकर बता दो, देखते हैं तुम्हारी बातों पर कौन यकीन करता है। कियारा, समर मेरी बेटी है, भले ही उसका बाप कोई भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए तुम्हें जिसे बताना है बता दो। कियारा की बात सुन अंबर ने बिना मुड़े जवाब दिया। कियारा को जवाब देकर जैसे ही उसने बाहर कदम रखा, शौर्य को अपने सामने देखकर एकदम से वह घबरा गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? घबराहट के मारे एकदम से अंबर के मुंह से निकल गया। अंबर की घबराहट, उसके चेहरे पर पसीना देखकर शौर्य ने उसकी तरफ हाथ बढ़ा दिया। जैसे ही वह उसका माथा छूने को हुआ अंबर पीछे हट गई। ये क्या बदतमीजी है शौर्य, रिलैक्स, मैं बस चेक कर रहा था कि तुम्हें बुखार तो नहीं, तुम्हारा चेहरा लाल हुआ है, ऊपर से तुम्हें पसीना भी आ रहा, वह भी इतनी ठंड के मौसम में। अंबर की हालत देख शौर्य एक्सप्लेन करता हुआ बोला। उसकी बात पर अंबर की जान में जान आए। एक पल के लिए तो उसे लगा कि शौर्य ने सब कुछ सुन लिया, हालांकि इस सच्चाई का सामना करने की वह दिन रात तैयारी कर रही पर अब भी पूरी तरह तैयार नहीं थी। ओ, अंबर गहरी सांस लेते हुए बोली। अंबर के मुंह से ओ सुनकर शौर्य उसे घूरने लग गया। उसे ऐसे अजीब सी हरकतें करते देख वह उसकी तरफ देखने लग गया। शौर्य को खुद को घूरते देख अंबर साइड हट गई। आप अंदर जा सकते हैं मिस्टर ठाकुर, आपकी फियोसे आप ही का वेट कर रही है, जाए अंदर जाए आप, और मैं चलती हूँ। शौर्य को देख अंबर ने मॉकिंग स्माइल देते हुए कहा। मगर अंबर की मॉकिंग स्माइल का शौर्य पर कोई असर नहीं हुआ, उल्टा उसने अंबर का हाथ पकड़ लिया। तुमने अब तक मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया, मुझे सच जानना है कि वहाँ क्या हुआ था। अंबर का हाथ पकड़े शौर्य उसकी आंखों में देखने लग गया। शौर्य को ऐसे आंखों में देखते देख अंबर ने अपनी नजरें झुका ली। मैंने भी कहा था, आपसे कहा था मिस्टर ठाकुर कि मैं आपको कोई जवाब नहीं दूंगी। सालों तक मैंने जवाब देने को बहुत कोशिश की मगर आपने नहीं सुना, और आज मैं आपको कोई जवाब नहीं देना चाहती। तो आपको जानना है, आपको जो भी जानना है खुद पता कीजिए, पर आइंदा मुझे रोकने की कोशिश मत कीजिए वरना मैं आपके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर दूंगी। स्टे अवे फ्रॉम मी। अंबर शौर्य के हाथ से अपना हाथ छुड़ाकर वहां से बाहर आ गई। जैसे ही बाहर निकली, सामने से आते चैतन्य से टकरा गई। अंबर को इस तरह देख चैतन्य ने हाथ में पकड़ी पानी की बोतल उसकी तरफ बढ़ा दी। क्या हुआ दी? कियारा ने कुछ कहा। क्या आप इतना पसीने में भीगे हुए क्यों हो? अंबर की हालत देख चैतन्य ने सवाल किया। चैतन्य का सवाल सुन अंबर ने एक घूंट पानी पीकर बोतल बंद कर दी और उसकी तरफ बोतल बढ़ाते हुए बोली, अभी नहीं, यहाँ से चलो, मैं तुम्हें रास्ते में बताती हूँ चिट्टी। अंबर अपनी बात खत्म कर गाड़ी की तरफ बढ़ गई। वो लोग पुलिस स्टेशन से घर निकले तो पुलिस स्टेशन में कियारा और शौर्य से हुई सारी बात अंबर ने उसे बता दी। अंबर की बात सुनकर उसके चेहरे पर भी शिकन आ गई। आई होप सो मिस्टर ठाकुर ने ना सुना हो दी, वरना हम मुश्किल में पड़ जाएंगे दी। एक तो हम पहले ही कियारा खिलाफ लड़ रहे हैं, ऐसे में मिस्टर ठाकुर से केस लड़ना हमें भारी पड़ जाएगा। अंबर की बात पर चैतन्य फिंगर क्रॉस करते हुए बोला। उसकी बात पर अंबर होप सो कहते हुए चुप हो गई। उसके दिमाग में अब भी बहुत सी चीजें चल रही थी, उन सारी चीजों में उलझी हुई वह खामोश हो गई। तारांकन। अंबर के जाने के बाद शौर्य अंदर आया तो कियारा अब भी अंदर चिल्ला रही थी। उसे चिल्लाता देख लेडी पुलिस ने उसे चुप करा दिया। कियारा को अभी तक लॉकअप नहीं डाला हुआ था, उसे अब तक इन्वेस्टिगेशन रूम में ही रखा हुआ था, वहीं से कैमरों के जरिए उसे ऑब्जर्व कर रहे थे। उसे लाए हुए 3-4 घंटे हो गए थे मगर मजाल थी कि उसने कुछ बोला हो, वह बस चिल्लाए जा रही थी। उसका चिल्लाना देख पुलिस वालों ने उसकी तरफ ध्यान देना ही बंद कर दिया। जैसे ही कियारा ने शौर्य को वहां देखा, उसकी बोलती बंद हो गई। वह आंख में आंसू लिए जाली के सामने आकर खड़ी हो गई। शौर्य, मुझे पता था तुम जरूर आओगे, वो सब सच नहीं था। शौर्य, तुम जानते हो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैं यहाँ नहीं रह सकती। शौर्य, कियारा रोते हुए एक सांस में बोलती चली गई।
कियारा का रोना, उसकी हालत देख एक पल के लिए तो शौर्य के मन में भी दया आ गई, पर उसकी ओवर ड्रामेटिक एक्टिंग पर कमेंट करने के बजाय वह चेयर खिसकाकर उसके सामने जाकर बैठ गया। मेरे चेहरे पर कुछ लिखा है क्या? कियारा गौर से देखो, तुम्हें कुछ दिख रहा है क्या? शौर्य ने अपने चेहरे की तरफ उंगली कर सवाल कर दिया। शौर्य का ऊटपटांग सा सवाल सुन कियारा ने ना में सिर हिला दिया। तो अपनी ये नौटंकी बंद करो कियारा, शायद तुम भूल गई कि हमारे बीच कुछ डील हुई थी। लगता है मेरी फ्यूसे बनकर तुम अपनी औकात ही भूल गई हो। कियारा, भूलो मत कि तुम कौन हो। शौर्य की कोल्ड वॉयस ने कियारा को अंदर तक हिला दिया। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था शौर्य, पर मैं यहाँ नहीं रह सकती, प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो, कियारा गिड़गिड़ाते हुए बोली। मगर उसके गिड़गिड़ाने शौर्य पर कोई असर नहीं हुआ, उल्टा उसकी कोल्ड वॉयस ने कियारा को आसमान से जमीन पर लाकर पटक दिया। तुमने जो किया है तुम्हें उसकी सजा मिलेगी कियारा, मैं इसमें कुछ नहीं करूँगा। उद्धरण चिन्ह। तुम ऐसा नहीं कर सकते शौर्य, तुम मुझे ऐसे कैसे छोड़ सकते हो? तुम मुझे नहीं छोड़ सकते, वरना मिरांज का क्या होगा? तुम मुझे उससे अलग नहीं कर सकते शौर्य, वह मेरे बिना नहीं रह पाएगा। कियारा अपना आखिरी हथियार यूज करते हुए बोली, मगर उसकी बात से शौर्य का चेहरा और डार्क हो गया। वह कियारा को घूरते हुए उठ खड़ा हो गया। मेरे बेटे को तुम्हारी जरूरत नहीं है कियारा, इसीलिए अपनी ये नौटंकी बंद करो और आइंदा उसका नाम अपने गंदी जबान से लेने की कोशिश भी मत करना, वरना तुम्हारा जो मैं हश्र करूंगा तुम सोच भी नहीं सकती, शौर्य ने वार्न करते हुए कहा और वहां से जाने के लिए पलट गया। शौर्य को जाते देख कियारा की आखिरी उम्मीद भी टूट गई, वह जोर से चिल्ला गई, तुम इतनी आसानी से मुझसे पीछा नहीं छुड़ा सकते शौर्य, अगर तुम्हें जानना है अंबर की बेटी से तुम्हारा क्या रिश्ता है तो तुम्हें मेरे पास वापस आना होगा शौर्य, वह तुम्हारी बेटी है शौर्य। कियारा शौर्य का नाम लेकर जोर से चिल्ला गई। एपिसोड 58। पर अफसोस कि कियारा की बात सुनने से पहले ही शौर्य कमरे से बाहर आ गया। वह पुलिस स्टेशन से बाहर निकाला तो उसका मूड बहुत खराब था। मिरांज के जिक्र ने शौर्य का सारा मूड खराब कर दिया। वह तुरंत वहां से गाड़ी लेकर ऑफिस के लिए निकल गया। तारांकन। अंबर घर पहुंची तो विराज जा चुका था, वह अपने बदले तन्वी को वहां छोड़कर गया था। अंबर को देखते ही तन्वी ने उसे गले से लगा लिया। आज सुबह जब उसे सच्चाई पता चली तो वह तुरंत अंबर से मिलने उसके घर आ गई, पर वहां आकर पता चला अंबर घर पर नहीं है तो वह वहीं रुक गई। कियारा की सच्चाई से तन्वी ही नहीं बल्कि उसके सारे दोस्त और करीबी लोग हैरान थे, यहाँ तक कि विराज, मनन, अनुभव, अंकल, आकर्ष और तो और आभास सब के सब सुबह से कॉल कर रहे थे। हालांकि अंबर ने किसी से बात नहीं की थी, उस टाइम सिचुएशन ही नहीं थी कि किसी से बात कर सके, इसीलिए उसने किसी की कॉल रिसीव नहीं की। अम्मू सब कुछ हो गया, पर तूने मुझे बताया क्यों नहीं? अगर न्यूज में नहीं आ रहा होता तो शायद मुझे पता भी नहीं चलता, तू हर बार यही करती है, तुझे मुझे एक बार बताना तो चाहिए था। अंबर के गले लग तन्वी शिकायत करने लगी। तन्वी की शिकायतें सुन अंबर हल्का सा मुस्करा गई। आई सॉरी, मुझे ध्यान ही नहीं रहा। कल रात जैसे ही हमें पता चला हम तुरंत पुलिस स्टेशन के लिए निकल गए थे। सच कहूं तो इतना बड़ा सच जानने के बाद मैं खुद भी होश में नहीं थी कि मैं क्या कर रही हूं। मेरे मन में बस कियारा को उसके किए की सजा दिलाना था, अंबर सीरियस आवाज में बोली। अंबर की आवाज सुन तन्वी ने उसे कसकर गले से लगा दिया। तू ठीक तो है ना अम्मू? तन्वी ने जैसे ही कहा अंबर की आंखों से आंसू निकल आए। अब तक उसने खुद को मजबूत किया हुआ था। इतना बड़ा सच जानने के बाद वह गुस्से में नफरत में थी, पर रोने का गम मनाने का तो उसे मौका ही नहीं मिला। पर तन्वी के गले लग वह खुद को रोने से रोक ही नहीं पाए। मेरी वजह से पापा नहीं रहे तनु, कियारा ने मेरी वजह से उन्हें मरने के लिए सड़क पर छोड़ दिया। उनका एक्सीडेंट करने बाद उसने एक बार भी उनकी तरफ पलट कर नहीं देखा। उसने उन्हें सड़क पर लावारिस मरने के लिए छोड़ दिया। वह खून से लथपथ अकेले सड़क पर थे तनु, बिल्कुल अकेले। उन्हें कितना दर्द हो रहा होगा। उन्होंने मुझे याद किया होगा, कितनी प्रार्थना की होगी, पर कोई उन्हें बचाने नहीं आया। मैं भी नहीं, मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाई, मैं कुछ नहीं कर पाई तनु। अंबर तन्वी के गले लग बुरी तरह रो गई। अंबर को ऐसे रोता देख तन्वी ब्लैंक हो गई। अंबर की ऐसी हालत देख उसके आंखों से भी आंसू निकल आए। इसमें तेरी गलती नहीं है अम्मू, खुद को किसी और की गलतियों के लिए कसूरवार ठहराना बंद कर। तू थक नहीं गई सालों से दूसरों का बोझ ढोते ढोते? पहले मानवी फिर शौर्य, अब कियारा। ना मानवी की मौत तेरी गलती थी, ना शौर्य की नफरत, ना ही कियारा की दरिंदगी, कुछ भी तेरी वजह से नहीं हुआ था अंबर। तू उन सबके किए गुनाहों को अपने सिर मरना बंद कर। अंबर को खुद को कसूरवार ठहराते देख तन्वी उस पर बुरी तरह गुस्सा हो गई। पिछले 5 सालों से अंबर को बिना गलती के इस तरह दूसरों की गलतियों का बोझ ढोते देख तन्वी की बर्दाश्त से बाहर हो गई। उसे हर बार की इस बार भी खुद को ब्लेम करते देख वह ना चाहते हुए भी उस पर भड़क गई। तन्वी की बात पर अंबर खामोश हो गई। उसे ऐसे चुप होता देख तन्वी भी थोड़ी ही देर में शांत हो गई।
आई एम सॉरी, मैं तुझे डांटना नहीं चाहती थी, मैं बस तुझे यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि हर चीज़ के लिए खुद को ब्लेम करना बंद कर। हर किसी के बोझ ढोने की जिम्मेदारी तेरी नहीं है अम्मू। गलत के खिलाफ आवाज़ उठाना सीख, वरना फिर कोई शौर्य की तरह आकर तेरी जिंदगी खराब कर जाएगा। क्या बिना वजह जेल जाकर भी तुझे ये बात समझ नहीं आए अंबर? इस दुनिया में खुद के लिए लड़ना पड़ता है, खुद की जगह बनानी पड़ती है, ये नहीं कि दूसरों के गुनाहों को अपने सिर लेकर सजा कटी जाती है। अब बस बहुत हो गया, अब प्लीज़ खुद को वापस से उस दलदल में मत जाने दे। जिसकी गलती है उसको उसकी सजा मिलने दे, और उसकी आरा को तो उसके किए की सजा मिलकर रहेगी। उसका तो मैं ऐसा हंस करूंगी कि उसकी साथ पुश्तें याद रखेंगी कि उसका किससे पाला पड़ा था, तन्वी अंबर को समझाते हुए बोली। कियारा की बात पर अंबर ने अपने आंसू पोंछ लिए, उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट फिर से लौट आ गई। थैंक यू तनु, मैं जानती हूँ अब मुझे क्या करना है, तू फिक्र मत कर, अब मैं खुद को फिर से वो अंबर नहीं बनने दूंगी। 3 साल पहले जो हुआ वह मेरी गलती थी, पर अब मैं वह गलती नहीं दोहराऊंगी, तुम निश्चिंत रहो। उसकी बात पर अंबर गंभीर होते हुए बोली। इससे पहले कि अंबर की बात पर तन्वी जवाब देती, पीछे से समर की आवाज आ गई। मम्मा। तनु मासी। समर अपने हाथ में ड्राइंग की बुक लिए बाहर हॉल में आ गई। समर की आवाज़ सुन अंबर ने अच्छे से अपने आंसू पोंछ लिए। वह अपने चेहरे पर स्माइल लाते हुए बोली, सैमी हनी आपने कुछ खाया? सॉरी बेबी, मम्मा को टाइम नहीं मिला तो वह आज आपकी पसंद का ब्रेकफास्ट नहीं बना पाए। आप ये बताओ डैडी ने आपको ब्रेकफास्ट में क्या बनाकर खिलाया? डोंट वरी मॉमी, डैडा ने मुझे मेरा फेवरेट ब्रेकफास्ट बनाकर खिला दिया था। पर आप कहाँ थी मॉमी? आई मिस्ड यू सो मच, डैडा ने कहा। आप इवल मॉन्स्टर से फाइट करने गए हो? डिड यू विन मम्मा? अंबर का सवाल सुन समर ने एक साथ ढेर सारे सवाल कर दिए और खुद ही जवाब भी दे दिया। ये मम्मा जीत गई, मम्मा ने मॉन्स्टर को बिहाइंड द बार डाल दिया है, अब वह कुछ नहीं कर पाएगा। आप ये बताओ आप आज स्कूल क्यों नहीं गए? आपने तो कहा था कि आज आपका इम्पोर्टेड कंपटीशन है। समर के मासूम सवालों का जवाब देकर अंबर खुद भी उससे सवाल कर दिया। नो मम्मा, वो आज नहीं कल है, इसीलिए तो मैं तैयारी कर रही हूँ। बट टीचर ने कहा कि पेरेंट्स के साथ सीखना, क्या मेरे साथ करोगे मम्मा? समर अपनी ड्राइंग बुक दिखाते हुए बोली। समर की बात सुनकर अंबर ने उसकी ड्राइंग बुक की तरफ देखा तो वह वाकई ड्राइंग बना रही थी। उसे बुक देख एक पल के लिए अंबर झिझक गई। हालांकि उसे ड्राइंग से दिक्कत नहीं थी, मगर कल रात से वह एक भी पल सोई नहीं थी तो आंखें खुद ब खुद बंद हो जा रही थी। अंबर को असमंजस में देख उसके जवाब देने से पहले झट से तन्वी बोल गई, सैमी आप मासी के साथ प्रैक्टिस कर लेना, मॉमी मॉन्स्टर से फाइट करके थोड़ा थक गई है तो वह आराम करेगी, आप मेरे साथ चलो, मैं आपको घुमाने भी ले चलूंगी। तन्वी अंबर के हाँ करने से पहले ही बोल गई। अंबर तू कल से थक गई, तू आराम कर, समर को मैं अपने साथ ले जाती हूँ, वह मेरे साथ प्रैक्टिस कर लेगी, तू फिक्र मत कर, तन्वी धीरे से अंबर को समझाते हुए बोली। उसका जवाब सुन अंबर हम कहते हुए समर की चीजें पैक कर दी। तन्वी समर को लेकर गई तो अंबर अपने कमरे में आकर लेट गई। कल रात हुई सारी चीजों के बाद इतना थक गई कि लेटते ही तुरंत उसे नींद आ गई। तारांकन। शौर्य ऑफिस में बैठा था जब उसे बोर्डिंग स्कूल से कॉल आ गया। बोर्डिंग स्कूल से कॉल देखकर शौर्य कॉल रिसीव करते ही भड़क गया। मिस सिंथिया, आपको मैंने कितनी बार कहा है कि मुझे कॉल ना करें, वह जो भी करता है उसे जो भी जरूरत है उसके लिए आप मेरे बटलर को कॉल करें। शौर्य का चिल्लाना सुन दूसरी तरफ से स्कूल की प्रिंसिपल ने बोलने की कोशिश की, बट मिस्टर शौर्य, पर उसकी बात पूरी होने से पहले ही शौर्य ने फिर उसे टोक दिया। बट क्या मिस सिंथिया? शौर्य प्रिंसिपल पर ही चिल्ला गया। शौर्य को गुस्से में देख प्रिंसिपल सिंथिया ने धीरे से जवाब दिया, मिस्टर शौर्य, मीरांश कल रात से स्कूल से गायब है, उसने मिस कियारा के बारे में खबर सुनी, उसे सुनकर वह बहुत अपसेट था, हमें लगा बच्चा है शांत हो जाएगा, मगर वह रात में ही अचानक गायब हो गया। हमने बहुत ढूंढने की कोशिश की पर वह कहीं मिला ही नहीं, प्रिंसिपल ने डरते डरते जवाब दिया। वह क्या आप लोग एक बच्चे को नहीं संभाल सकते क्या? इसीलिए मैं आपके स्कूल को इतना डोनेशन देता हूँ। मिस सिंथिया, आपको जो करना कीजिए, पर उसे ढूंढकर वापस लाइए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शौर्य प्रिंसिपल की बात पर बहुत बुरी तरह से चिल्ला गया। पिछले कुछ महीनों में ऐसा चौथी पांचवी बार था जब मीरांश स्कूल से भागा था। मीरांश के स्कूल से भागने की खबर ने शौर्य को बुरी तरह परेशान कर दिया। उसने तुरंत अपनी ब्लेजर उठाया और गाड़ी की चाबी लेकर वह ऑफिस से निकल गया। शौर्य थोड़ी ही देर में देहरादून की फ्लाइट में था। वह करीब दो घंटे बाद देहरादून की एयरपोर्ट पर था। उसने जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर कदम रखा, उनके फैमिली बटलर बाहर गाड़ी लिए खड़ा था। उन्हें वहां देखकर शौर्य सीधे गाड़ी में जाकर बैठ गया। शौर्य को गाड़ी में बैठते देख श्याम काका ने उसे गुड इवनिंग विश करते हुए बोले, गुड इवनिंग शौर्य बाबा। गुड इवनिंग श्याम काका, आपको स्कूल से किसी का कॉल आया क्या? पता चला वह कहाँ है? उनके गुड इवनिंग के बदले उन्हें गुड इवनिंग कहते हुए शौर्य ने उनसे सवाल कर दिया।
शौर्य का सवाल सुन काका ने झिझकते हुए जवाब दिया, नहीं शौर्य बाबा, मैं स्कूल गया था पर अंश बेबी वहां नहीं थे। हमने सारे सीसीटीवी भी चेक करवाए पर कहीं उनका पता नहीं चला। उनके जवाब ने शौर्य के चेहरे की शिकन बढ़ा दी। उसे इस तरह गायब होते देख वह परेशान हो गया। वही कहीं होगा, ऐसे कहा जा सकता है। वह आपने घर में तो सब जगह देखा ना, कहीं पिछली बार की तरह कबड तो नहीं छुपा? शौर्य ने पिछली बार की घटनाएं याद करते हुए पूछा। पर जवाब में काका ने ना में सिर हिला दिया। नहीं बाबा, हमने सारे नौकरों को पूरा घर चेक करने को बोला, यहाँ तक कि घर का एक कोना कोना छान मारा पर उनका कहीं पता नहीं था। पता नहीं कहाँ गए अंश बेबी? काका ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया। काका की बात सुन शौर्य खामोश हो गया। कुछ सेकंड बाद जाकर उसे कुछ याद आया तो उसने फिर से सवाल कर दिया, काका आपने उसका सामान चेक किया क्या? उसके कमरे देखा क्या? कुछ मिसिंग तो नहीं था? शौर्य का सवाल सुन श्याम काका ने ना में सिर हिला दिया। उनका जवाब सुन शौर्य ने स्कूल के बजाय गाड़ी सीधे घर की तरफ मोड़ने की कह दिया। शौर्य घर पहुंचा तो उसे वहां देखकर घर के सारे नौकर डरे सहमे हुए थे। इतने सारे नौकरों के होते हुए मिरांश पिछले कुछ ही महीनों में वह चौथी पांचवी बार गायब था, जबकि उसके लास्ट गायब हुए इंसिडेंट पर ही शौर्य ने उन्हें आखिरी वार्निंग दी थी, पर बावजूद इसके कोई उसे नहीं रोक सका। उन सबको डरा हुआ देख शौर्य उनकी तरफ एक नज़र देखकर सीधे मिरांश के कमरे में चला गया। उसने सीधे जाकर उसका कबर्ड खोला तो सारा सामान वैसा ही था, सिवाय उसके फ़ोन, उसका मंथली एक स्पेस और उसके फेवरेट टॉय के। उन सारी चीज़ों को गायब देख शौर्य ने तुरंत तने को कॉल लगा दिया। शौर्य की एक दो रिंग पर ही तने ने कॉल रिसीव कर दिया। वह फ़ोन रिसीव करते ही बोला, हेलो बॉस, आपने सही समय पर कॉल किया, मैं आपको ही कॉल करने वाला था, मुझे कुछ अपडेट देनी है कियारा के बारे में। तने बड़ा ही एक्साइटेड होते हुए बोला, पर उसकी एक्साइटमेंट को शौर्य ने ब्रेक लगा दिया। सारी बातें बाद में तने, अभी मैं तुझे एक नंबर दे रहा हूँ, तू ट्रैक कर और मुझे बता कहाँ लोकेशन कहाँ पर है, थोड़ा अर्जेंट है प्लीज़ जल्दी। शौर्य पहली बार रिक्वेस्टिंग टोन में बोला। क्यों, क्या हुआ, तेरी बीवी भाग गई है क्या? शौर्य की रिक्वेस्टिंग टोन सुनकर तने ने मजाक करते हुए कहा, पर जवाब में शौर्य ने उसे चौंका दिया। नहीं, मेरा बेटा भाग गया, अब तू अपनी बकवास बंद कर और मुझे 5 मिनट में लोकेशन बता। उसके सवाल का जवाब देकर शौर्य ने उसका मुंह बंद करा दिया। शौर्य ने तने से बात कर उसका कॉल कट किया तो थोड़ी ही देर में उसने उस नंबर की लोकेशन उसे भेज दी। उस फोन की लोकेशन मुंबई में देखकर शौर्य ने अपना माथा पकड़ लिया। वह तुरंत गाड़ी लेकर जैसे का तैसा एयरपोर्ट के लिए निकल गया। तारांकन। अंबर सोकर उठी तो शाम के 7 बज रहे थे। उसने घड़ी पर टाइम देखा तो शाम के 7 बजे देख वह तुरंत बेड से उठ गई। उसने उठकर साइड टेबल से अपना फ़ोन उठाया तो देखा उस पर तन्वी की 7-8 कॉल्स थी। उसकी इतनी सारी कॉल्स देखकर अंबर ने तुरंत उसे कॉल लगा दिया। हेलो तनु, आई एम सॉरी यार, मैंने फ़ोन की रिंगटोन सुनी ही नहीं, पता नहीं मैं कैसे इतनी गहरी नींद में सोई कि कुछ आवाज़ ही नहीं आई, आई एम सो सॉरी। अंबर तन्वी के फ़ोन उठाते ही उसे सॉरी बोलने लग गई। अंबर को नॉन स्टॉप सॉरी बोलते देख तन्वी ने उसे चुप करा दिया। ओ मेरी माँ, बस कर, इतना भी कोई बड़ा तूफान नहीं आ गया है, तेरे सोने से रिलैक्स हो जा, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। मैं बस तुझे ये बताने के लिए कॉल कर रही थी कि हम तेरे घर से थोड़ी ही दूर में है। समर को भूख लगी थी तो उसे डिनर करा रही थी, तेरे लिए मैं डिनर पैक करवा दूँ या तू यही आकर कर लेगी? वैसे तो मैंने पैक करवाने को कह दिया था, तू आजा, समर को भी पिक कर लेगी और डिनर करना होगा तो कर जाएगी वरना पैक तो है ही। अंबर को पैनिक देख तन्वी ने उसे एक्सप्लेन करते हुए कहा। तन्वी के जवाब में अंबर ने ओके कहकर फ़ोन कट कर दिया। वह हाथ मुंह धोकर कपड़े चेंज कर बाहर आई तो हल्का अंधेरा हो चुका था। इतनी शाम होते देख अंबर पैदल जाने के बजाय गाड़ी की चाबी लेकर तन्वी की बताए लोकेशन की तरफ निकल गई। जैसे ही अंबर तन्वी की बताए रेस्टोरेंट के बाहर पहुंचकर पार्किंग एरिया की तरफ जाने को हुई, अचानक से एक बच्चा आकर उससे टकरा। अचानक से किसी बच्चे को अपनी गाड़ी के सामने देखकर अंबर ने तुरंत गाड़ी पर ब्रेक लगा दिया। वह गाड़ी से बंद कर बाहर उतरी तो वह बच्चा उसके पैरों से लाकर लिपट गया। अंबर कुछ रिएक्ट करती इससे पहले वह बच्चा बड़ी बड़ी आंखें कर उसकी तरफ देखते हुए बोल उठा, मॉम आप कहाँ चली गई थी? मैं कब से आपका वेट कर रहा था, क्या गाड़ी पार्क करने में इतना टाइम लगता है? वह बच्चा मासूम सी आवाज में बोला। अचानक से किसी अनजान बच्चे के मुंह से मॉमी सुनकर अंबर शॉक रह गई। एपिसोड 59। अंबर कुछ कहती उससे पहले सामने से 3-4 गुंडे टाइप लोग आकर उसके सामने खड़े हो गए। उन लोगों को देखकर वह बच्चा अंबर के पीछे जाकर छुप गया। उन लोगों को ऐसे घूरते देख अंबर को भी समझ आ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। उनके नियत सही नहीं देखकर उसने उस बच्चे को गोद में उठा लिया। आई सॉरी बेबी, मम्मा थोड़ा सा बिजी हो गई थी, आप डरे तो नहीं ना? डोंट वरी मम्मा इज हियर, आपको किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। अंबर ने हालत देखकर तुरंत सिचुएशन संभाल ली।
अंबर को उस बच्चे के साथ देख वो लोग जिस रास्ते आए थे उसी रास्ते चले गए। उन्हें जाता देख अंबर ने उसे गोद से उतार दिया। आप ठीक तो है ना बेटा, कुछ हुआ तो नहीं? आप अकेले क्यों हो? आपके मम्मा पापा कहाँ है बेबी? उसे अकेला देख अंबर ने कई सवाल कर दिए। अंबर के सवाल पर वह बड़ी बड़ी आंखें कर उसकी तरफ देखने लगा और प्यारी सी मुस्कुराहट देते हुए बोला, ओहो मैं ठीक हूँ ब्यूटीफुल लेडी। वो बैड अंकल गलत इंटेंशन से मुझे देख रहे थे, इसीलिए मैं पहले ही समझ गया और मैं आपके पास आ गया हूँ ना मैं स्मार्ट। वह बड़ी ही अदा से बोला। उसकी बातें, उसकी मुस्कुराहट देख अनजाने में ही अंबर के चेहरे पर स्माइल आ गई। हाँ बिल्कुल आप बहुत स्मार्ट हो, पर आप ये बताओ कि आप अकेले क्यों हो? आपके मम्मा पापा कहाँ हैं? क्या आप पीछे रह गए क्या? बताओ आप कहाँ हैं? वो मैं आपको ले चलती हूँ उनके पास। आपको इस तरह उनसे दूर नहीं होना चाहिए था। आप जानते हैं ना बेबीज का अकेले रहना कितना अनसेफ होता है। उसकी बातें सुन अंबर ने उसे समझाते हुए कहा। पर अंबर के सवाल पर वह खामोश हो गया। उसकी चुप्पी देख अंबर ने उसकी तरफ देखा तो उसे पेट पर हाथ लगाए देख पूछ लिया, भूख लगी है आपको? इस बार जवाब में उसने हम कहते हुए उसे अपना सिर हिला दिया। उसकी हाँ सुन अंबर सवाल जवाब छोड़कर उसे अंदर चले गई। वह रेस्टोरेंट के ऊपर वाले फ्लोर में पहुंची तो तन्वी और समर वही टेबल पर बैठे डिनर कर रहे थे। उन्हें डिनर करता देख अंबर सीधे उनकी तरफ चले गई। मम्मा। समर की नज़र अंबर पर पड़ी तो उसने मम्मा कहते हुए आवाज दे दी। हालांकि वह कुछ और भी कहने वाली थी पर अंबर के साथ खड़े बच्चे को देखकर चुप हो गई। समर के मम्मा कहने पर तन्वी अंबर की ओर पलटी तो अंबर के साथ एक प्यारे बच्चे को देख वह भी शॉक हो गई। उसने तुरंत अंबर से सवाल करने शुरू कर दिए, अम्मू ये छोटा पैकेट कौन है? तू किसका बच्चा उठा लाए? माना कि तुझे बच्चे पसंद है पर तू ऐसे किसी का बच्चा किडनैप नहीं कर सकती। तन्वी बच्चों की तरह सवाल करते हुए बोली। उसका मस्ती भरा सवाल सुन अंबर कुछ कहती इससे पहले ही उस बच्चे की मीठी सी आवाज गूंज उठी। हेलो आंटी, मैं कोई छोटा पैकेट नहीं हूँ, मेरा नाम मीरांश है और मैं कोई किडनैप नहीं हुआ हूँ बल्कि इन ब्यूटीफुल लेडी ने तो मुझे बचाया था। तन्वी के छोटा पैकेट कहने पर वह नाराज होते हुए बोला। तन्वी ने उसकी आवाज़ सुनी तो वह ओ कहते हुए उसके सामने जाकर बैठ गई। अच्छा मिस्टर छोटू आई मीन मीरांश, आप मेरी दोस्त के साथ क्या कर रहे हैं? आपके मम्मी पापा कहाँ हैं? तन्वी उससे सवाल करते करते अंबर की तरफ पलट गई। अम्मू इसके मम्मी पापा कहाँ हैं? ये अकेला है क्या? मिला कहाँ तुझे ये? तन्वी सवाल करती हुई बोली तो जवाब में अंबर ने पार्किंग एरिया में हुई सारी बात बता दी। अंबर की सारी बात सुनकर तन्वी के चेहरे पर परेशानी की लकीर आ गई। वो तो ठीक है अंबर, पर आगे क्या? डिनर के बाद इसे कहाँ ड्रॉप करेगी? इसने बताया क्या ये अकेला क्यों है और इसके मम्मी पापा कहाँ हैं? तन्वी मीरांश की ओर देखते हुए बोली। अभी छोड़ ना तनु, पहले उसे डिनर करने दे फिर देखते हैं क्या करना है। तन्वी के सवाल पर सवाल सुन अंबर ने उसे रोक दिया। मीरांश को भूखा देख उसने वह डिस्कशन वहीं एंड कर दिया। अंबर तन्वी को जवाब देकर वापस से मीरांश की तरफ मुड़ गई। मीरांश आप बताओ आप क्या खाओगे? अंबर के सवाल पर मीरांश ने समर की प्लेट की तरफ इशारा कर दिया। मुझे भी वही खाना है जो वो खा रही है। मीरांश समर की प्लेट पर पड़े नूडल्स की तरफ इशारा करते हुए बोला तो उसकी बात पर समर ने अपनी प्लेट छुपा ली। मम्मा आई विल नॉट शेयर माई नूडल्स। उसकी बात पर समर तुरंत मुंह फुलाते हुए बोल उठी। समर की बात पर अंबर के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने ओके कहते हुए मीरांश के लिए भी वही नूडल्स ऑर्डर कर दिए। उनका खाना आया तो अंबर ने अपना पैक किया हुआ खाना भी अपनी प्लेट में लगवा लिया। थोड़ा बहुत खाना खाकर जितना बचा था उसी में कुछ और डिशेज कर अंबर चैतन्य के लिए भी पैक करवा लिया। वो लोग खाना वाना पैक कर बिल पे कर बाहर आए तो फिर बच्चे का क्या करे से सवाल खड़ा हो गया। ऊपर से उनके 1000 बार पूछने पर भी वह कुछ बोल नहीं रहा था तो उसकी हालत देख अंबर ने उसे फोर्स नहीं किया। अंबर उसे अपने साथ ही घर ले जाने का सोचकर पार्किंग एरिया की तरफ आ गए। वो लोग जैसे ही गाड़ियों के पास पहुंचे तो तन्वी अचानक से चलते चलते रुक गई। सॉरी यार अम्मू, मैं तुझे और कंपनी नहीं दे सकती, मुझे कल मीटिंग के लिए बाहर जाना है तो मुझे घर जाकर थोड़ी तैयारियां करनी है। तन्वी झिझकते हुए बोली। इट्स ओके तू जा, मैं संभाल लूंगी, अगर कुछ होता है तो तुझे कॉल कर लूंगी, डोंट वरी, अब जा तू। बाय। उसे देर होता देख अंबर ने उसे बाय बोल गाड़ी की तरफ भेज दिया। तन्वी वहां से निकली तो पीछे पीछे अंबर भी वहां से घर के लिए निकल गई। वो तीनों घर पहुंचे तो मीरांश को देखकर चैतन्य का भी वही रिएक्शन था। उसे भी वही सेम जवाब देकर अंबर दोनों बच्चों को लेकर समर के कमरे में चली गई। पिछले 2 घंटों में समर मीरांश से बहुत घुल मिल गई। उन दोनों की बातें सुनकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि दोनों पहली बार मिल रहे हैं। हालांकि शुरू में दोनों एक दूसरे को एटीट्यूड दे रहे थे पर धीरे धीरे अपनी अकड़ छोड़कर एक दूसरे से बातें लग गए और उन बातों का दौर ऐसा चला था कि अब खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उन दोनों की चिटर पिटर सुन अंबर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। सैम।
मीरांश बेटा अब बहुत हो गई बातें, अब आप दोनों प्लीज शावर ले लो, फिर मम्मा आपको सुला देगी, अंबर ने उसे प्यार से कहा तो दोनों मान गए। उन्हें तैयार देख अंबर ने समर के कपड़े लेकर उसे बाथरूम लेकर चली गई। 10 मिनट में समर को नहलाकर मीरांश के पास आई तो मीरांश ने मना कर दिया कि यह कहकर कि वह बिग बॉय है। उसकी उन बड़ी बड़ी बातों को सुनकर अंबर ने जिद नहीं की, चुपचाप ओके कहकर समर की एक ओवरसाइज टी शर्ट और लोवर लेकर बाथरूम में रख दी। जैसे ही दोनों बच्चे फ्रेशअप दोनों बातें करते करते ही सो गए। उन दोनों को सोता देख अंबर बाहर आ गई। अंबर बाहर बालकनी में आकर बैठी तो उसे अकेला वहां बैठा देख चैतन्य भी वहीं आ गया। दरअसल केस को लेकर वह नहीं परेशान था। सुबह पुलिस स्टेशन और फिर दिन भर ऑफिस जाने के बाद पूरी तरह थक चुका था। उसने सोने की कोशिश की पर केस की टेंशन और ऑफिस के काम ने उसे सोने ही नहीं दिया। वह पानी लेने बाहर आया तो देखा अंबर बालकनी में खड़ी थी। उसे अकेला देख वह उसकी तरफ आ गया। क्या हुआ दी, आप सोए नहीं? चैतन्य ने आवाज दे दी। चैतन्य की आवाज सुनकर अंबर पलट गई। तू भी नहीं सोया है? मुझसे तो पूछ रहा है पर तुझे क्या हुआ, तू क्यों नहीं सोया अब तक? उसका सवाल सुन अंबर ने उससे ही सवाल कर दिया। नींद नहीं आ रही थी दी, बहुत सी चीजें हैं दिमाग में, केस के बारे में भी कल लॉयर से डिस्कशन है, 5 दिन बाद उसकी हियरिंग भी है, हमें तक जितने पॉसिबल गवाह है सब जुटाने होंगे और सारी चीजें क्रॉस चेक करनी होगी, चैतन्य ने गंभीर सी आवाज में कहा। उसे इतना टेंशन देख अंबर ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। हाँ जानती, तू फिक्र मत कर, लॉयर से बात मैं कर लूंगी और सबूतों के लिए मुझे वहीं जाना होगा। वैसे एक और चीज़ है चिट्टी, उस दिन जब वहाँ एक्सीडेंट हुआ तो वहाँ और भी गाड़ियाँ होंगी है ना किसी ने तो वह देखा ही होगा। एक काम करते हैं, उस दिन की पूरी रिकॉर्डिंग को चेक करते हैं, उसमें कोई ना कोई तो सबूत मिलेगा। दैट्स गुड आइडिया दी, पर मेरे पास अभी वो रिकॉर्डिंग नहीं है, वो लॉयर के पास ही है, हम कल सुबह जाकर देखते हैं, फिर वहीं से अगर कुछ पता चलेगा तो उनसे मिलने भी चले जाएंगे। एंड बाय द वे दी, मिस्टर शौर्य का कॉल आया था। चैतन्य अचानक से बोलते बोलते रुक गया। उसके मुंह से शौर्य का नाम सुनकर अंबर चौंक गई। उसने हैरानी से पूछा, शौर्य का कॉल? उसका कॉल तुझे क्यों आया था? मिस्टर ठाकुर कह रहे थे कि क्या हमें उनकी मदद की जरूरत है, उन्होंने कहा अगर होगी तो आप उनसे बात करें। अंबर की शौर्य के लिए नफरत देख चैतन्य ने धीर से जवाब दिया। पर शौर्य का नाम सुनकर ना चाहते हुए भी अंबर को गुस्सा आ ही गया। कोई जरूरत नहीं है हमें उस आदमी की चिट्ठी, वह इंसान भी उतना ही कसूरवार है जितनी की कियारा। उसने भले ही खुद डायरेक्टली कुछ ना किया हो पर उसने उस कियारा को इतने सालों तक बचाए रखा और आज भी अगर हमें सबूत नहीं मिलते तो कियारा आज़ाद होती। हमें उसकी कोई ज़रूरत नहीं चिट्टी, उससे कुछ भी बात करने की ज़रूरत नहीं। आइंदा अगर वह तुम्हें कॉल करता है तो बोल देना मुझे बात नहीं करनी, ठीक है? अंबर ने साफ मना कर दिया। ओके ठीक है दी। अच्छा दी, अंकल की कंपनी का क्या करें? इस न्यूज को सुनने के बाद अंकल के काफ़ी पुराने फ्रेंडिश ने मुझे कॉल किया था। उन्होंने कहा कि उनके पास अंकल की कंपनी के कुछ शेयर है जो उन्होंने आपके लिए रखे थे, वो उन्हें आपको लौटना चाहते हैं और आपसे मिलना भी चाहते हैं। अंबर को गुस्सा देख चैतन्य ने ऑफ कहते हुए बात को दूसरी मोड़ दिया। ठीक है, कल तो शायद पॉसिबल नहीं हो पाएगा पर परसों मिल लेंगे। अंबर ने कल वापस से पुलिस स्टेशन जाने का सोचकर मना कर दिया। ओके ठीक है, मैं परसों का शेड्यूल क्लियर करता हूँ। ठीक है, अब सो जा, बहुत रात हो गई है, मैं भी सोने जा रही हूँ, कल बहुत सारे काम है। सबसे पहले से उस बच्चे को पुलिस स्टेशन लेकर जाना होगा, उनसे ही बात करके पता कर सकते हैं कि क्या कर सकते हैं आगे। चैतन्य को थका हुआ देख अंबर ने डिस्कशन को वहीं खत्म कर दिया। ठीक है दी, गुड नाइट। अंबर की बात पर चैतन्य उसे गुड नाइट बोलकर वहां से चला गया। उसे जाता देख अंबर भी वहां से अपने कमरे में आ गई। वह जैसे ही कमरे में आई तो आंखों से नींद अब भी गायब थी। एक तो आज बहुत देर तक सोई थी, ऊपर ऐसा दिमाग में इतनी चीजें थी कि दिमाग उन्हीं बातों में उलझ कर रहा गया। अंबर लाइट ऑफ कर बेड पर आकर लेट गई। वह जैसी ही लेटी अचानक कहीं से फोन के बजने की आवाज आ गई। अपने रूम में अजीब सी रिंगटोन की आवाज सुनकर अंबर ने लाइट ऑन कर कमरे की तलाशी देने शुरू की तो पता चला आवाज मीरांश के फोन से आ रही थी, पर उसके रिसीव करने से पहले ही कट हो गई। उसके पेरेंट्स का कॉल होगा सोचकर अंबर फोन लिए वापस बेड पर आकर बैठ गई। उसे बैठे 2 ही सेकंड हुए थे कि उसे वापस से कॉल आ गई। फोन पर हो रहा डैडी देखकर अंबर ने बिना झिझक के फोन रिसीव कर लिया। हेलो, वह फोन उठाते ही बोली। हेलो, कौन बात कर रहे हैं? ये अंश बाबा का फोन है, आप कौन बात कर रही? अंबर की आवाज सुनकर दूसरी तरफ वाले ने सवाल कर दिया। क्या आप उनके डैड बात कर रहे हैं? अंबर ने उनके सवाल का सीधा जवाब न देकर सवाल किया। जी मैं उनका ड्राइवर हूँ, आप कौन? सामने वाले शख्स ने जवाब के साथ साथ अपना सवाल भी दोहरा दिया। ओह अच्छा, मैं अंबर बा। अंबर ने जैसे ही अपना नाम लेना चाहा उसकी वॉइस ब्रेक हो गई और ऑटोमेटिकली कॉल कट हो गई।
कॉल कट होता देख अंबर ने दोबारा कॉल करने के लिए ट्राई किया तो नंबर नॉट रीचेबल आने लग गया। उस नंबर पर कॉल ना लगते देख अंबर ने मैसेज सेंड कर दिया। हेलो, आपके बेटा मेरे यहाँ है, वह सही सलामत है, आप उसकी फिक्र मत कीजिए। वह सड़क पर मुझे अकेला मिला था तो मैं उसे अपने घर ले आई, आप प्लीज़ उसे इस एड्रेस में आकर ले जाए। अंबर ने नीचे अपना एड्रेस लिखकर मैसेज सेंड कर दिया। वह मैसेज सेंड हुआ तो तुरंत ही ओके रिप्लाई आ गया। उनका रिप्लाई देखकर अंबर बच्चों के कमरे की तरफ चले गई। तारांकन ड्राइव कॉल कट कर जैसे ही मुड़ा तो पीछे बैठे शख्स के चेहरे पर डार्क एक्सप्रेशन देख सहम गया। सर, अंश बाबा किसी मैडम के साथ है, उन्होंने ये एड्रेस सेंड किया है और कहा है कि वह उन्हें वहां से आकर ले लाए, अब क्या करना है सर? उसके सवाल पर शौर्य ने उसे घूरते हुए उसके हाथ से बिना स्क्रीन की तरफ देखे फोन ले लिया। और क्या कर सकते हो तुम रोनी, कोई जवाब है तुम्हारे पास? शौर्य उसे घूरते हुए बोला तो उसकी बात पर रोनी चुप हो गया। उसे चुप देख शौर्य उस पर झल्ला गया। चलो अब चुपचाप रोनी, या इसके लिए भी तुम्हें बताना होगा। शौर्य ने झल्लाते हुए उसे उस एड्रेस में ले जाने को कह दिया। एपिसोड 60। अंबर मीरांश के कमरे में गई तो वह सो रहा था। उसे सोता देख अंबर की नज़र उसके चेहरे पर चली। उसे देखकर अंबर को अजीब सा जाना पहचाना सा चेहरा लगा। उसने बहुत सोचने की कोशिश की मगर किसका चेहरा है उसे याद ही नहीं आया। खैर, जो भी होगा जाने दे अंबर, अभी बच्चे को लेने उसकी पापा आ जाएंगे, मुझे इसे उठाना होगा। ये बेचारा इतने प्यार से सोया, उठाने का मन नहीं कर रहा पर उठाना तो होगा ही। वह खुद से बड़बड़ाती हुई मीरांश को उठाने लगी। अंबर की 3-4 आवाज में मीरांश की आंख खुल गई पर उसके साथ साथ समर की भी। दोनों बच्चों को उठता हुआ देख अंबर उनके पास जाकर बैठ गई। क्या हुआ ब्यूटीफुल आंटी? अंबर को देख मीरांश नींद में बोला। मीरांश, आपके पापा आपको लेने आए हैं, आपको अभी जाना होगा बेटा। उसकी बात सुनकर जैसे ही अंबर ने जवाब दिया मीरांश का चेहरा उतर गया। अपने डैडी का नाम सुनकर मीरांश सहम गया। देविल, वह यहाँ क्यों है? ओनो, कहीं उन्हें पता तो नहीं चल गया? मीरांश अंबर के पीछे जाकर छुप गया। अपने डैडी का नाम सुनते ही मीरांश घबराकर एक सांस में बोलने लगा, मैं नहीं जाऊंगा आंटी, आप प्लीज मत भेजो, मुझे उनके पास नहीं जाना है। अगर मैं गया तो वो बहुत गुस्सा करेंगे, वो मुझे पसंद नहीं करते। वो उसे ऐसे सहमा हुआ देख अंबर ने उसे अपने पीछे से लाकर अपनी गोद में बिठा दिया। मीरांश बेटा, ऐसा नहीं कहते, किसी के डैडी अपने बच्चों से नफरत नहीं करते। हाँ, वो आपसे नाराज हो सकते हैं इस तरह भागने पर, लेकिन वो आपके डैडी है। देखा नहीं आपको घर पर नहीं देखकर उन्होंने इतनी रात को तुम्हें कॉल किया और वो तुम्हें लेने भी आए। अंबर उसके आंसू पोंछते हुए बोली। पर मीरांश मानने को तैयार ही नहीं हुआ। वह अपनी ही रट लगाए हुए था। पर डैडी अच्छे नहीं है ब्यूटीफुल आंटी, वो मुझे कभी पसंद नहीं करते। वो मुझे वापस से बोर्डिंग स्कूल भेज देंगे, मुझे वहां नहीं जाना, माँ के पास जाना है, माँ को मेरी जरूरत है। मीरांश जोर जोर से रोने लग गया। उसका रोना देख अंबर ने उसे शांत कर दिया। ओके, हम आपको नहीं भेजेंगे, पर आपकी मम्मा कहाँ है? मीरांश, आप उनका नंबर दे दीजिए, मैं उनसे आपको ले जाने को कह दूंगी। ओके, अभी आप रोना बंद करो, कम ऑन, अच्छे बच्चे रोते नहीं हैं। मीरांश की बात पर अंबर ने जवाब दिया। अंबर की बात से उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई पर वह मुस्कुराहट कुछ सेकंड बाद गायब भी हो गई। मम्मा का फोन बंद है आंटी, वह मुझसे बात कर ही नहीं रही है। मैंने घर में भी कॉल किया था मम्मा से बात करने के लिए पर किसी ने बात करवाई ही नहीं। बोलते बोलते मीरांश फिर से रोने लग गया। उसका रोना सुन अंबर कुछ कहती इससे पहले ही मीरांश का फोन फिर रिंग करने लग गया। अंबर ने हाथ में पकड़े फोन की तरफ देखा तो उस पर डैडी नाम रिफ्लेक्ट होता देख सोच में पड़ गई। पर कुछ रिंग्स के बाद उसने कुछ सोचकर उसने फोन उठा ही लिया। हेलो, अंबर धीरे से हेलो कहते हुए बोली। हेलो मैडम, हम आपके बताए एड्रेस पर है, प्लीज आप अंश बाबा को नीचे ले आइए। दूसरी तरफ से सीधा सा रिस्पॉन्स आया। उनका जवाब सुन अंबर का चेहरा मीरांश की तरफ मुड़ गया। उसे आंसू से भरी आंखों से अपनी ओर देखते देख अंबर के गले से आवाज ही नहीं निकली। हेलो सर, क्या आप इस बच्चे की मां को बुला सकते हैं? देखिए, बच्चा थोड़ा डरा हुआ है, ऐसे में उनके मां साथ रहेगी तो बच्चे को आराम मिलेगा। कुछ पलों की खामोशी के बाद अंबर ने जवाब दिया, मगर उसके जवाब से दूसरी तरफ से सन्नाटा छा गया। रोनी मैडम को बोलो कि बच्चे को चुपचाप नीचे पहुंचा दे, वरना किडनैपिंग का केस उल्टा उनके अगेंस्ट फाइल हो जाएगा। फोन पर आती हल्की धुंधली आवाज सुन शौर्य ने गुस्से में चिल्ला गया। अंबर ने दूसरी ओर से आती हुई आवाज सुनी तो वह भी हैरान रह गई। कुछ जानी पहचानी सी आवाज सुनकर वह फिर सोच में पड़ गई। मैडम प्लीज बात समझने की कोशिश कीजिए, सर ऑलरेडी बहुत गुस्सा है, आप प्लीज अंश बाबा को नीचे पहुंचा दीजिए। शौर्य को गुस्से में देख रोनी ने रिक्वेस्टिंग टोन में कहा और अंबर को कुछ कहने का मौका दिए बगैर फोन काट दिया। दूसरी तरफ से आती टटटट की आवाज सुनकर अंबर कभी फोन तो कभी मीरांश की तरफ देखती रह गई।
क्या हुआ आंटी का डेविल ने कहा कि वो मम्मा से बात कराएंगे। क्या कहा उन्होंने? अंबर को साइलेंट देख मीरांश ने उसे हिला दिया। आई एम सॉरी मीरांश बट आपको जाना होगा वरना आपके पापा नाराज होंगे, अंबर ने धीरे से जवाब दिया। अंबर की बात से उसका चेहरा उतर गया। वह कुछ कहने को हुआ पर अंबर का भी उतरा चेहरा देख वह चुप हो गया। ओके आंटी मैं चले जाऊंगा, आप फिक्र मत कीजिए। अंबर को अपसेट देख मीरांश बेड से उठ गया और साइड में रखे अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चला गया। 2 मिनट बाद वह बाहर आया तो समर को बाय बोलकर उससे बाद में मिलने का प्रॉमिस कर वह अंबर के साथ नीचे चला गया। हालांकि समर के जाने का सुनकर समर उसे जाने ही नहीं दे रही थी। मुश्किल ने जाकर अंबर ने मिलवाने का वादा किया तो जाकर वह मानी। अंबर नीचे पहुंची तो उनके नीचे आने तक गेट पर ऑलरेडी गाड़ी पार्क थी। गाड़ी को देखकर मीरांश दौड़कर गाड़ी में जाकर बैठ गया। अंबर वहां तक जाती इससे पहले ही वह बिना कुछ कहे ही सीधा स्टार्ट कर निकल गया। कहाँ तो अंबर उसके पापा को समझाने का सोचकर आए मगर मीरांश को ही बिना बात किए जाते देख थोड़ा अपसेट हो गई। अंबर को बिना बाय बोले जाता देख वह भी अपसेट था मगर उसने ये जानबूझ किया था। उसने ऊपर जैसे ही सुना कि उसके डैडी अंबर को जेल पर डाल देंगे वह डर गया। अंबर को कुछ ना हो ये सोचकर उसने शौर्य को अंबर को देखने ही नहीं दिया। वह जैसे ही लिफ्ट से बाहर आए वह दौड़कर गाड़ी में आकर बैठ गया और अंबर के नीचे आने से पहले ही रोनी से जिद कर गाड़ी स्टार्ट कर वहां निकल गया। मीरांश को जाता देख अंबर वापस अपने कमरे में आकर सो गई। हालांकि नींद अब भी उसकी आंखों से गायब थी पर वह जबरदस्ती आंखें बंद करके लेट गई। कुछ देर बाद जाकर उसे नींद आ ही गई। तारांकन शौर्य मीरांश को लेकर घर पहुंचा तो उसका मूड बहुत खराब था। ऊपर से मीरांश के एटीट्यूड ने उसका रहा सहा मूड भी खराब कर दिया। दोनों बाप बेटों ने रास्ते भर कोई बात नहीं की थी। ना मीरांश ने शौर्य की तरफ एक बार देखा था ना शौर्य ने उसकी तरफ। हालांकि उसकी इस हरकत से शौर्य बहुत गुस्से में था पर जैसे तैसे उसने अपना गुस्सा शांत किया हुआ था। उन दोनों के चक्कर में बेचारा रोनी पिसा हुआ था। वह जैसे तैसे करके दोनों को घर लाया। जैसे ही दोनों घर पहुंचे तो शौर्य का गुस्सा से अपने आपे से बाहर हो गया। उसने मीरांश के हाथ से फोन लिया और उसका हाथ पकड़े वह उसे सीढ़ियों की तरफ लेकर चला गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई स्कूल से भागने की? बहुत हो गया तुम्हारी जिद, अब इस कमरे में रहना। जब तक मैं दरवाजा नहीं खोलता तुम यही बंद रहोगे और अगर कहीं भागने की कोशिश की तो इस बार मैं तुम्हें लेने नहीं जाऊंगा, ये बात याद रखना। शौर्य ने मीरांश का हाथ पकड़ा और उसे ले जाकर सीधे उसके कमरे में बंद कर दिया। शौर्य को गुस्से में देख रोनी ने रोकने की कोशिश की मगर शौर्य ने ना तो उसकी सुनी ना बाकी के घरवालों की। वह उसे कमरे में बंद कर खुद अपने कमरे में आकर बंद हो गया। शौर्य कमरे में आया तो सीधे शावर लेने चला गया। देर तक शावर ऑन कर वह उसके नीचे जाकर खड़ा हो गया। शावर के नीचे खड़े होकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी बंद होती आंखों के सामने एक बार फिर बीती यादें आकर तैर गई। मीरांश का अस्तित्व उसके लिए वो काला सच था जो वह कभी नहीं अपनाना चाहता था। 4 साल पहले उसके यूएस जाने के बाद कियारा उस बच्चे को लेकर उसके पास पहुंची थी तो उस बच्चे को देखकर शौर्य हैरान रह गया। कियारा के साथ अपने रिश्ते का सोचकर शौर्य को अंदर से एक गिल्ट सा महसूस होने लगा। उसे लगा उसने मानवी को धोखा दिया है। ये जानते हुए भी कियारा के कई रिश्ते हैं, उसे उस बच्चे को और कियारा को अपनाना पड़ा। मीरांश का चेहरा उसे हमेशा से उसे उसकी गलती का एहसास दिलाता। भले ही शौर्य ने मजबूरी में आकर उस बच्चे को अपना लिया पर वह कभी उसे वह प्यार दे ही नहीं पाया। जब भी वह उसकी तरफ देखता उसे अंदर ही अंदर घुटन से महसूस होने लगती और धीरे धीरे कर कब वह घुटन उस बच्चे के लिए उसकी नफरत बन गई उसे खुद भी पता नहीं चला। पिछले 4 सालों में इसने मीरांश के लिए एक गार्जियन होने के नाते अपनी हर जिम्मेदारी को निभाई थी मगर कभी उसकी तरफ पलट कर नहीं देखा। मीरांश हमेशा से घर के नौकरों के हाथों पला था, यहाँ तक कि शौर्य के घरवाले तक उसकी ये हकीकत नहीं जानते थे। मीरांश 2 साल का हुआ तब जाकर उसने सबको हकीकत बताई। तब से लेकर तो शौर्य ने उसे अपने साथ भी नहीं रखा, उसे इंडिया वापस भेज दिया। तब से लेकर वह या तो अपने दादा दादी के साथ भोपाल में पला बड़ा और जब 3 साल का हुआ तो शौर्य ने उसे देहरादून के एक बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया। आज 1 साल बाद जाकर वह मीरांश से मिला था, उस पर भी उसकी इस हरकत ने शौर्य को गुस्सा दिला दिया। शौर्य शावर लेकर बाहर आया तो वह बालकनी में आकर खड़ा हो गया। उसने दीवार पर लगी घड़ी की तरफ देखा तो घड़ी सुबह के 4 बजा रही थी। घड़ी पर 4 बजे देख शौर्य ने फोन लेकर तने को फिर से कॉल लगा दिया। तने गहरी नींद में था जब उसने कॉल रिसीव किया। पहले 2-3 बार तो उसने अलार्म समझकर काट दिया पर जब तीसरी चौथी बार भी फोन बजा तो जाकर उसने फोन उठा लिया। हेलो, कौन बात कर? किसकी माँ की लंका लगी है जो उसे नींद नहीं आ रही है? फोन रिसीव करते ही तने झल्ला गया। शौर्य ने जैसे ही तने की बात सुनी उसके पहले से ही खराब एक्सप्रेशन और डार्क हो गए। वह गुस्से से उस पर चिल्ला गया, तने सक्सेना।
तने ने जैसे ही शौर्य की आवाज सुनी वह एक झटके से उठकर बेड पर बैठ गया। शौर्य तेरी कॉल थी। सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। तने सॉरी बोलते हुए बोला पर अचानक बोलते बोलते चुप हो गया। वैसे मैं क्यों सॉरी बोल रहा हूँ, इनफैक्ट गलती तेरी है। तू ये बता, सुबह के 4 बजे कोई किसी को कॉल करता है क्या? तूने मुझे समझ क्या रखा है? मैं तेरी कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी हूँ कि तू जब भी आए कचरा फेंक के चला जाए? तने उल्टा शौर्य पर ही भड़क गया। 4 गुने पैसे मिल जाएंगे तुझे, पर जो मैंने कहा है मुझे उसकी सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। स्पेशली मानवी के बारे में मुझे सब कुछ जानना है। एनी हाउ, जिसे जितने पैसे देने हैं दे, जिससे जैसे काम निकलवाना है निकलवा। मुझे जानना है कि आखिर उस रोज वहाँ हुआ क्या था। क्या सच में अंबर ने मानवी को मारा था या फिर ये किसी का गेम प्लान है? तने की बात पर शौर्य ने जवाब दिया। शौर्य के मुंह 4 गुने पैसे की बात सुनकर तने चुप हो गया। आखिर हो भी क्यों ना, पैसा उसकी कमजोरी जो थी। ठीक है, मैं पता करता हूँ, मुझे बस कल तक का टाइम दे, तने ने जवाब दिया। उसके मुंह सेटिस्फाइड जवाब सुनकर शौर्य ने औक कहकर फोन कट कर दिया। तारांकन, अगली सुबह ऑफिस जाने से पहले अंबर वापस से पुलिस स्टेशन में थी। हालांकि उसका और चैतन्य का प्लान शशांक के घर जाने का था, मगर अंबर कुछ सोचकर पुलिस स्टेशन आ गई। वह अंदर आई तो पुलिस इंस्पेक्टर से इजाजत लेकर कियारा से मिलने चले गई। 2 दिन बाद कियारा को लॉकअप से जेल में ट्रांसफर करने वाले थे। उससे पहले अंबर का कियारा से सच जानना जरूरी था। एक और बार कियारा से बात करने का सोचकर अंबर पुलिस स्टेशन के लिए आ गई। कियारा को वापस लाए तो उसकी हालत देखकर अंबर चौंक गई। एक ही दिन में उसका चेहरे की हालत खराब हुई थी, बाल बिखरे हुए और चेहरे पर कई जगह निशान थे। उसकी ये हालत देखकर अंबर के जहन में अपनी पुरानी यादें ताज़ा हो गई। कियारा को देखते ही अंबर के चेहरे पर सुकून की स्माइल आ गई। उसने स्माइल देते हुए बोली, वक्त किसी का नहीं होता कियारा, एक रोज मैं इस हालत में थी और आज तुम। अंबर के जवाब से कियारा के चेहरे का रंग उड़ गया। अगले ही पल वह पागलों की तरह हंसने लग गई। मुझे इसे देखकर तुम्हें बहुत खुशी हो रही है ना अंबर दीवान, पर तुम्हारी ये खुशी देखने लायक होगी जब तुम्हें सच पता चलेगा। हाँ हाँ हाँ, कियारा जोर जोर से हंसने लग गई। कियारा की हंसी, उसकी अजीब सी बातें सुनकर अंबर के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई। अंबर ने उसकी तरफ देखते हुए सवाल कर दिया, क्या मतलब तुम्हारा? कियारा, कैसी सच्चाई? किस सच्चाई की बात कर रही हो तुम? अंबर दीवान, यू आर सच अ फूल। तुम्हें लगता है मुझे जेल में डालकर तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाएगी, तुम्हारा बदला पूरा हो जाएगा, पर तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि तुम्हारी जिंदगी की असली विलेन में कभी थी ही नहीं। मैं तो सिर्फ एक मोहरा हूँ। तुम्हारी जिंदगी मैंने नहीं बल्कि किसी और नहीं बर्बाद की। जानना नहीं चाहोगी कौन है तुम्हारी दुश्मन? कियारा अपने चेहरे पर बड़ी सी स्माइल लिए अंबर की तरफ देखने लगी। उसकी बातें सुनकर अंबर के पैरों तले जमीन खिसक गई। एक पल के लिए अंबर को लगा कि कियारा जानबूझकर उसे उकसाने की कोशिश कर रही है, पर उसने उसकी आंखों में देखा तो उसकी आंखों में अपने लिए हंसी और उसकी बातों में सच्चाई देखकर वह चौंक गई। उसकी बातें सुनकर अंबर उससे सवाल करने को हुई कि उससे पहले ही कियारा खुद ही वापस से बोल उठी, अंबर दीवान, मैं तुम्हारी जिंदगी में रहूं या ना रहूं, तुम्हारी जिंदगी फिर भी बर्बाद ही रहेगी। जब तक तुम्हारी जिंदगी में वो है शौर्य, तुमसे कभी प्यार नहीं करेगा, ना कभी तुम पर यकीन करेगा। तुम चाहे कितनी कोशिश कर लो पर तुम कुछ ठीक नहीं कर सकती। इसलिए अपनी जीत की खुशी मनाना बंद करो, क्योंकि तुम जीती नहीं हो बल्कि तुमने अपने लिए खुद मुसीबत को इनवाइट किया है। अब देखो आगे क्या क्या तमाशा होता है। वैसे तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए एक और टिप है, जितनी जल्दी हो सकता है ये शहर छोड़ दो अंबर दीवान, वरना तुम जानती ही हो। कियारा अंबर को जवाब देकर वहां से चले गई। तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या होगा यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ novel_story_2.6 चैनल पर। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।